हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है लर्निंग डिसेबिलिटी। ये वाला टॉपिक हम लोग हिंदी पेडागोजी में ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों का आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है टर्म्स को समझने में इंग्लिश पेडागोजी में, तो आप पहले जा करके हिंदी पेडागोजी वाली उस वीडियो को ज़रूर चेक करें जो कि अधिगम अक्षमता के नाम से आपको मिल जाएगी हिंदी पेडागोजी में, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट का। तो उसको ज़रूर चेक करें आप। वहाँ से जब आप समझेंगे उसको तो आपको टर्म्स सारी समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता होती क्या है, यानी कि एक ऐसी जिसको हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी, जिससे कि बच्चे को कोई भी चीज़ को क्या करेंगे, अधिगम करने में यानी लर्निंग करने में कहीं ना कहीं क्या होगी, प्रॉब्लम आ सकती है। ये डिसेबिलिटी जो आपकी क्या है, कुछ ऐसी हैं जो कि आपकी डायरेक्टली लर्निंग को अफेक्ट करती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो कि इनडायरेक्टली लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। समझते हैं इनको। और एक चीज़ और, इन बच्चों में ऐसा नहीं है कि ये बच्चे बिल्कुल ही एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं या फिर इनमें कोई आईक्यू लेवल में इनकी प्रॉब्लम है या इंटेलिजेंस में कमी हो सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक कोई भी एक डिसेबिलिटी इनमें हो सकती है। देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड होती है आपकी? डिसलेक्सिया आपकी रीडिंग से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जिस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होगी उसको क्या होगा, वो फेस करेगा रीडिंग में डिफिकल्टी। ठीक है, उसको डिसेबिलिटी किस चीज़ में होगी, रीड करने में चीज़ों को। जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिखा जाता है कि बच्चा क्या होगा, वाज को 100 पढ़ेगा। ठीक है, अगर गॉड लिखा हुआ है तो वो उसको क्या पढ़ेगा, डॉग पढ़ेगा। ठीक है, डी और बी इन दोनों में बच्चा क्या है, डिफरेंस नहीं कर पाएगा। 6 और 9 में डिफरेंस करने में उसको कंफ्यूजन होगा। 21 एंड 12 ये जो चीज़ें हैं इनको वो क्या करेगा, उनको रिवर्स करके नहीं देख सकेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एम है, उसको वो डब्ल्यू जो है पढ़ेगा। यानी कि इन सब चीज़ों को रीड करने में अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स आप क्या कहेंगे कि उसको डिसलेक्सिया है। रीडिंग की प्रॉब्लम जहाँ होगी तो उसे हम कहेंगे डिसलेक्सिया। अब आप समझिए कि ये सारी चीज़ें जो है एक बच्चे में अगर होती हैं तो आप उसे क्या कहेंगे कि उसे डिसलेक्सिया है। तो और एक चीज़ और है कि एक स्पेसिफिक एज तक बच्चे में हो सकता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर जैसे जस्ट उसने अपने जो ABCD है वो सीखना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है उसको B और D में कन्फ्यूजन हो, 6 और 9 में कन्फ्यूजन हो। बट अगर एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस करने के बाद भी बच्चे को ये कन्फ्यूजन बनी रहती है, दैट मीन्स उसको क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किस चीज़ से रिलेटेड है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे ग्राफ से। ग्राफ को क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ को ना तो आप सुनते हैं ना ही उसको पढ़ते हैं, तो ना तो पढ़ने से रिलेटेड है ना सुनने से रिलेटेड है। ग्राफ क्या होगा, हमेशा आपका रिटर्न से रिलेटेड होगा, यानी कि ड्रॉ ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड होगा आपका, डिस्ग्राफिया आपका राइटिंग से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, हैंड राइटिंग जो है बहुत छोटी छोटी लिखता हो, क्या पता। ठीक है, उसको गैप देना नहीं आएगा, यहाँ A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, यहाँ D लिख दिया, या फिर यहाँ A लिखेगा, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर गैप है लेटर्स में देना, वो नहीं आएगा। बहुत ही पुअर हैंडराइटिंग हो सकती है बच्चे की। ठीक है, यानी कि लिखने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी, वो किस में आएगी, डिस्ग्राफिया में आएगी। ग्राफ से आप इसे याद रखेंगे। और डिसलेक्सिया तो इतना फेवरेट है सीटेट का कि आप वैसे भी याद रखेंगे। डिसलेक्सिया तो रीडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया में आप कैलकुलेटर को लेके चलेंगे। ठीक है, CAL यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे इसको, CALCU, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, मैथ के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी, मैथमेटिक्स की टर्म समझने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि बच्चा जो है प्लस और ये जो N2 है, इनमें जो है वो क्या करेगा, कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, 1 + 2 अगर आप उसे करने के लिए कहेंगे और 1 × 2 करने के लिए कहेंगे तो इन दोनों में वो कंफ्यूज रहेगा। यानी कि एक सीक्वेंस आप देखते हैं 1 2 3 4। तो जिस बच्चे को डिसकैल्कुलिया होगा, गणित में प्रॉब्लम होगी, वो क्या करेगा, 1 है, 2 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 6 है, 8 है। इस तरीके का कुछ उसका क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस है, या फिर उसको रिवर्स करके देखें अगर आप नंबर्स को, तो उस बच्चे को क्या है, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया आपका रहता है मोटर स्किल से रिलेटेड। डिस्प्रेक्सिया क्या है, आप यहाँ से PR से आप मतलब
ये जस्ट एक बहुत ही मतलब पता नहीं कैसा रटने का तरीका है, मैं ऐसा कर लेती हूँ कभी कभार, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो डिस्प्लेक्सिया में क्या है, पैर से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, PR यानी कि पैर, ऐसे ही कुछ भी ट्रिक बना लो। वैसे तो याद हमें, वैसे देखो समझने के लिए तो हमें समझना चाहिए, लेकिन बहुत सारी टर्म्स है तो याद रखने के लिए अगर आप कुछ इनका कुछ भी आप अगर इनकी बना लेते हैं कुछ भी ऐसा कुछ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पैर से आप कहेंगे कि हाथ पैरों से रिलेटेड है, डिस्प्लेक्सिया PR से पैर यानी कि हाथ पैर से रिलेटेड है, मोटर स्किल से रिलेटेड है। डिस्प्लेक्सिया यानी कि एक बच्चा जो है उसकी फाइन मोटर स्किल्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, यानी पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होगी, जो शू लेसेस बांधते हैं बच्चे उसको उल्टा बांध देंगे, बटन्स लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, टाई का नॉट बांधने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको क्या होगा, पिक करने में उनको प्रॉब्लम रहेगी। फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल में क्या कहेंगे आप, जैसे कि भाई आप अगर खेल रहे हैं, अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल यहाँ है तो बच्चे को आईज के साथ में उसका ग्रॉस मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन वो नहीं कर पाएगा, वो किक यहाँ मार रहा होगा, ठीक है। बैट बॉल खेल रहे हैं तो बॉल आ रही है, वो आईज के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, वो कहीं और शॉट मारेगा। तो इस तरीके से ग्रॉस मोटर स्किल में भी उसको प्रॉब्लम रहेगी और फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम रहेगी। तो डिस्प्लेक्सिया को आप पैर से याद रखेंगे कि मोटर स्किल्स, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्फेजिया। फेजिया किससे रिलेटेड होगा, आपका लैंग्वेज से और आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। फेजिया PH से आप याद रखिए, PH यानी कि फोन, और फोन में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो PH से याद रखिए, साउंड से रिलेटेड PH फोन, और लैंग्वेज से कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इस जो डिसेबिलिटी का जो बच्चा होगा डिस्फेजिया, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। भाई चार आप फ्रेंड्स अगर ग्रुप में खड़े हैं तो वो क्या करेगा, एकदम कोने में अलग खड़ा रहेगा, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं चार लोगों के बीच में खड़े होकर के क्या बात करूं। खुद को बहुत सारी चीजें हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको बोलना नहीं आता है, उसको बोलना आता है, उसके खुद के विचार हैं, बट उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्लास में आप देखेंगे रिटन टेस्ट में हो सकता है वो बहुत अच्छा करे, बट अगर आप उससे ऑरल टेस्ट लेते हैं तो वो क्या करेगा, क्वेश्चंस को आंसर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, आंसर नहीं कर पाएगा। स्टेज फियर रहेगा उस बच्चे को, हमेशा कहीं भी स्टेज में चार लोगों के सामने बोलने में उसको प्रॉब्लम होगी। यानी कि बहुत सारी चीजों में जो कि स्पीकिंग से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, उनको समझने में और उनको बोलने में उस बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। याद रखने के लिए आप PH से याद रख सकते हैं। ADHD ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके नाम से आप इसे याद रखेंगे, अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट यानी कि अटेंशन की कमी होना, यानी कि बच्चा एक टाइम पर एक जगह पर ध्यान नहीं लगा पाएगा। आप उसको होमवर्क करने बैठाएंगे, आप कॉपी उसके सामने रखी हुई है, उसका ध्यान चार जगह पे होगा, अच्छा वो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। आपने उसको यहाँ बैठाया है, वो 1 मिनट बाद आपको यहाँ दिखाई देगा, दूसरे मिनट में यहाँ, तीसरे मिनट में यहाँ। बहुत सारे बच्चे आपने ऐसा देखे होंगे जो कि एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं सकते हैं, उनको यहाँ वहाँ बस उछलना कूदना होता है। और ये भी आपका एज वाइज आप देखेंगे, एक पर्टिकुलर छोटी एज में जब बच्चे होते हैं तो वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वैसे भी अटेंशन नहीं दे पाते किसी चीज़ के लिए। छोटा बच्चा होगा वैसे भी उछलता कूदता रहेगा, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एज के बाद में भी वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको ADHD जो है वो हो सकता है। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यहाँ क्या हुआ, अटेंशन का डेफिसिट, उसके बाद में हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि हाइपर एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर, एक्सेस एक्टिविटी रहेगी उसकी, जितनी की नहीं होनी चाहिए उतनी रहेगी किसी चीज़ को लेकर के। क्योंकि आपको चाहिए कि भाई बच्चा जो है वो एक्टिव तो होना चाहिए, लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप उसको किसी चीज़ के ऊपर उसका आप ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं, फोकस चाहते हैं आप किसी चीज़ के ऊपर, तो बच्चे का फोकस जो है वो वहाँ पर भी ज़रूरी है होना। तो इस टाइप के बच्चों का फोकस जो है वो नहीं हो पाएगा जिस जगह पर आप उनका फोकस लाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। तो यहाँ ये मैंने अम्ब्रेला बनाई है कलाकारी, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या है, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ हो सकती हैं बच्चे को। भाई स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उसको लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज की भी हो सकती है, मोटर स्किल्स की भी हो सकती है। यानी ऑटिज्म में क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें, 2-3 जो डिसेबिलिटी है बच्चे को एक साथ हो सकती है। भाई हो सकता है सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि अगर आप उसको एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में लेकर जाएंगे, जैसे कि आप 2-3 दिन से अगर उसको एक पर्टिकुलर ग्लास में आप उसको दूध पीने के लिए दे रहे हैं, जैसे कि ग्रीन कलर का ग्लास है, तो अगर आप उसको एक दिन आप उसको रेड कलर का ग्लास दे देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एकदम से इस चेंज को कि नहीं मुझे तो ग्रीन
वाला ही चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर उसका माहौल आप ज़रा सा भी चेंज करते हैं तो वो उस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और क्या होगा कि आसपास का जो उसका एनवायरनमेंट होगा उसके लिए अवेयरनेस नहीं होगा उसके अंदर कि मेरे आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे। मतलब सोशल होने में, सोशल इंटरेक्शन करने में इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जल्दी से सोशल नहीं हो पाते हैं, फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं जल्दी से। ठीक है, घुल मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे के साथ में, बच्चों के साथ में, बाकी बच्चों के साथ में। तो ये यहाँ पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इफ़ देयर इज़ अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड इन योर क्लास देन व्हाट विल यू डू। ठीक है, ये आपका एक पैडागॉजी तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका पैडागॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि भाई एक तरफ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो दूसरे सब्जेक्ट में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। और यहाँ एक कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, जैसे कि मैंने एक हिंदी में आपको एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें क्या था कि लिखने से रिलेटेड था, वो विकृत लिखावट करके था, और उसमें क्या था, डिस्ग्राफिया का ऑप्शन मैंने जानबूझकर नहीं दिया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में था या सी टेट में था, शायद मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें डिस्ग्राफिया आपको नहीं दिया गया है। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पर, आप उस टाइम पर डिसलेक्सिया लगाएंगे, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ गलत रहा है, अगर वो वॉज को 100 पढ़ रहा है तो इसका मतलब लिखने में भी कहीं ना कहीं वो गलत लिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ आता है आपका, जैसे हमने ये डिस्प्रेक्सिया पढ़ा है, मोटर स्किल्स जो है, तो अगर मोटर स्किल्स से रिलेटेड या ऑर्थोपेडिक कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है और अगर यही वाला ऑप्शन गायब हो तो आप क्या करेंगे, तो उसको कोई भी इनमें से आप देखेंगे कि क्या हो सकता है। डिस्ग्राफिया हो सकता है, क्योंकि जिस बच्चे की मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी, फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी, उसको क्या होगा, लिखने में प्रॉब्लम जरूर रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर घुमा करके आ जाता है तो पहले आप उसका मेन ऑप्शन देखेंगे कि है या नहीं है, अगर नहीं होता है तो फिर आप उसको रिलेट कर करके लगाएंगे। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ देयर इज अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड इन योर क्लास देन व्हाट विल यू डू। ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं, फर्स्ट है आपका डू नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, मतलब कि छोड़ देंगे उसको कि भाई हमें मतलब नहीं है उसको क्या प्रॉब्लम है। ट्राई टू फाइंड आउट हिज हर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेक एफर्ट टू टीच देम, मतलब आप कोशिश करेंगे समझने की कि भाई इसको कौन सी डिसेबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, और फिर उसके हिसाब से आप एफर्ट करेंगे। टेक हिज एक्स्ट्रा क्लासेस, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, अलग से बैठा करके पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, ताकि उसको खुद ही इन्फीरियर लगे। मेक हिज हर सिटिंग अरेंजमेंट विद इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी कि पर्टिकुलर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को पकड़ लेंगे कि लो भाई तुम इसके साथ में बैठ जाओ, यही तुम्हारा करता धरता है अब तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, आप खुद से आंसर ज़रूर लगा करके देखें। ट्राई टू फाइंड आउट हर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेक एफर्ट टू टीच देम, यानी कि आपको कोशिश करनी है कि भाई उसके अंदर क्या डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो जो है नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, एक बच्चा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड, यानी कि उसको एजुकेशनल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहिए। कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, यानी कि वो रेगुलर स्कूल में भी बहुत अच्छा कर सकता है अगर उसको थोड़े रिसोर्सेज, सुटेबल फैसिलिटी मिले और रिसोर्सेज मिले तो। ठीक है, विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म एट पार विद क्लासमेट्स इन अ रेगुलर स्कूल, मतलब कि वो रेगुलर स्कूल में अपने जो उसके बाकी दोस्त हैं उनके जैसा परफॉर्म कभी नहीं कर सकता। या फिर स्कूल बी सेंड ओनली टू अ स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू अ रेगुलर स्कूल, यानी कि उसको हियरिंग इम्पेयर्ड जो एक स्पेशल स्कूल होता है उसके अंदर भेज देना चाहिए, रेगुलर स्कूल में उसको नहीं रखना चाहिए। तो क्या होगा आंसर इसका, आप बताइए। तो आंसर इसका क्या रहेगा कि कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, यानी कि वो बहुत अच्छा कर सकता है, रेगुलर स्कूल में भी अच्छा कर सकता है, सिर्फ उसके लिए कुछ एफर्ट किए जाएं, उसको सुटेबल फैसिलिटी दी जाए। भाई उसको हियरिंग की तो प्रॉब्लम है ना, देख तो सकता है वो, आप उसको वीडियो दिखाइए किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो समझ सकेगा, चीज़ों को पिक्चर्स के थ्रू समझ सकेगा, सिर्फ उसको सुनने में ही तो प्रॉब्लम है ना, बाकी सारे सेंसेस तो उसके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका,
नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। अब आपका ऑर्थोपेडिकली चिल्ड्रन के बारे में बात की जा रही है कि क्या कहेंगे उसको। तो ऑप्शन है आपका डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिस्थीमिया। तो आप देखेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑर्थोपेडिकल इम्पेयर्ड चाइल्ड है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर आपको डिस्प्रेक्सिया गिवन नहीं है जो कि मोटर स्किल से रिलेटेड है। ऑर्थोपेडिक में आपका होना चाहिए डिस्प्रेक्सिया, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप किसके साथ में जाएंगे, आप डिस्ग्राफिया के साथ में जाएंगे, क्योंकि जिस बच्चे को ऑर्थोपेडिकली प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको क्या होगी, लिखने में ज़रूर उसको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वो अपने मोटर स्किल्स में जो है परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑप्शन दिया है, तो आपको यहाँ पर डिस्ग्राफिया के साथ आप जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल एकदम ऐसे रेड लाइट जल जानी चाहिए, खतरे की निशानी है। एक्सेप्ट यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है। फर्स्ट है आपका टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, यानी कि एक टीचर का पढ़ाने का तरीका। ठीक है, प्री नेटल यूज़ ऑफ एल्कोहल, यानी कि अगर गर्भाधान के टाइम पे अल्कोहल का यूज़ किया गया है। मेंटल रिटार्डेडनेस, यानी कि बच्चा जो है मानसिक तौर पर रिटार्डेडनेस है, या फिर मेंटेनेंस ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंसी के दौरान हुई कोई प्रॉब्लम। तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। भाई टीचर के पढ़ाने का कैसा भी तरीका हो, लेकिन उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को नहीं हो सकती है, वो आपकी क्या रहती है, न्यूरो उसमें रहती है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि पैदा होने के बाद टीचर ने ऐसा कुछ गलत पढ़ा दिया कि बच्चे को डिसेबिलिटी हो जाएगी, वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड, यानी कि मोटर स्किल्स में अगर डिसेबिलिटी रहती है तो उसको हम क्या कहेंगे। योर ऑप्शंस इज डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। तो मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होने के लिए कौन सी है आपकी, डिस्प्रेक्सिया। पैर से याद रहेंगे, PR पैर, यानी कि हाथ पैर में प्रॉब्लम होना, मोटर स्किल में प्रॉब्लम होना, तो डिस्प्रेक्सिया आपका आंसर रहेगा। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया जो है वो किस चीज़ के साथ आपका जाता है। तो डिसलेक्सिया क्या है, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर या फिर बिहेवियर डिसऑर्डर। तो आप जानते हैं डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर के साथ में आपका जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी कितने डाले हैं मैंने। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी होगी बच्चे को अगर, हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक। उसको क्या कंफ्यूजन रहेगी, जो लेटर्स एक जैसे दिखते हैं उनमें प्रॉब्लम रहेगी। ईजिली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रीहेंड साइड वर्ड, यानी कि ईजिली वो जो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर लेगा। हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल मतलब रिटार्डेड होगा, या फिर उसका IQ लो रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस भी बच्चे में डिसेबिलिटी है, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटल रिटार्डेडनेस हो उसके अंदर में या उसका लो IQ हो, उसको कुछ पर्टिकुलर किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके आंसर में है। हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट दैट लुक अलाइक, जो कि एक जैसे दिखते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को पहचानने में उसको कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन फ्रेंड्स। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एक ऑथेंटिक आंसर देने की। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।